हेलो दोस्तों, चलिए फिर आज डे 21 का डिस्कशन हम कर लेंगे। डे 20 तक डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप पहले दिन आप देख रहे हैं तो पहले जाइएगा। 1 से 20 तक का डिस्कशन हमने पेपर 5 को लेकर के स्टार्ट किया हुआ है और यह संभव आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम है इसके माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि पेपर 5 और 6 बहुत अच्छे से तैयार कर लिया जाए, ताकि जब प्रीलिम्स हो उसके बाद हम लोग जब मेंस आंसर राइटिंग करें तो इसका एक प्रॉपर क्रिस्प नोट्स होने चाहिए हमारे पास। और हम सभी टॉपिक्स पर, जो भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं उन पर एक दो प्रश्न लिख चुके हों। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव है हमारा। इसके अलावा 2 दिन का गैप हुआ, उसका रीजन रहा, एक दिन माइक का इशू रहा और कल आप सभी जानते हैं कि एक तो यूपीएससी का रिजल्ट आया, दूसरा आपका पीसीएस के मार्क्स आ गए। अब मार्क्स आने के बाद में सभी ने देख लिया होगा भाई गलतियां आखिर कहां पर हुई, और कुछ हो सकता है मेजर मिस्टेक्स रही होंगी। जैसे जीएस 1 से जीएस 6 तक सभी पेपर्स में आपको खुद एनालिसिस करना है और देखना है कि गलती कहां पर रह रही है, और उस पोर्शन पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी टाइम है, अभी कंटेंट आप अच्छे से अपना शॉर्ट नोट्स मटेरियल तैयार कर लो, है ना। पेपर 5 और 6 के लेवल पर है तो पेपर 5 हम कर रहे हैं, 6 अभी और हम करेंगे। और उसको भले ही लास्ट ईयर उतना बेहतर कंटेंट नहीं तैयार हो पाया, लेकिन अब की बार मौका है, अच्छा बढ़िया कंटेंट रहेगा तो उसको आप डिलीवर अच्छे से कर पाओगे। तो वही हम प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि आपका एक बढ़िया कंटेंट एटलीस्ट तैयार हो जाए एग्जाम में अपीयर होने से पहले। चलो फिर पहला टॉपिक क्या था, 2 टॉपिक्स हमने दिए थे और टेलीग्राम चैनल पर देखो पहले टॉपिक्स दे दिए जाते हैं। उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना होता है, अगले 24 घंटे के भीतर हम उसका अभ्यास कर लेते हैं यहाँ पर वीडियो लेक्चर के माध्यम से, और फिर एक प्रश्न आपको दे दिया जाता है जिसका फीडबैक आपको मिल जाता है। यह सिंपल सा प्लान है हमारा। कल के क्या, फिर आप समझिएगा, जो शुक्रवार या संडे को जो टॉपिक दिए गए थे पढ़ने के लिए, पहला टॉपिक था ई गवर्नेंस और दूसरा टॉपिक था भ्रष्टाचार। तो इन दोनों टॉपिक्स पर एक पेज में नोट्स होना चाहिए, और वो नोट्स किस तरीके से आपको मेकिंग करनी है यह यहाँ पर समझ में आ जाएगा। और इस टॉपिक पर यदि लिखने को आएगा तो एक आपका फ्रेमिंग होनी चाहिए, एक विजन क्या होना चाहिए वो यहाँ पर आपका डेवलप कर दिया जाता है, फिर आपको अपने शब्दों में अपना आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो जैसे ई गवर्नेंस जब आप पढ़ते हैं तो आप स्वाभाविक सी बात है, बताइए भाई ई गवर्नेंस में मुख्य फोकस कहां होगा भाई, ई पर रहेगा। गवर्नेंस तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, प्रशासन के क्या अंग होते हैं, क्या यहाँ सीमाएं हैं, क्या सरकार प्रयास कर रही है, ये सारी बातें हम समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ ई गवर्नेंस की बात हो रही है, यानी कि जो गवर्नेंस है इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, जहां हम सूचना और तकनीक का प्रयोग करेंगे, इंटरनेट का प्रयोग करेंगे, ये सारे माध्यम का प्रयोग करते हुए जब गवर्नेंस को स्थापित किया जाता है तो उसे ही ई गवर्नेंस बोलते हैं। यह हो गई बहुत बेसिक सी समझ। जब भी ई गवर्नेंस पर कुछ नहीं है आपके पास लिखने के लिए तो ऐसे आप शुरुआत कर सकते हो भूमिका बनाते हुए। लेकिन अगर इससे और मजबूत करनी है अपनी भूमिका तो आप क्या बता सकते हो भाई, उससे बेहतर अगर भूमिका आपको बनानी है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी मानक संस्थान का या किसी सूचकांक वगैरह का कुछ भी आप रेफरेंस देते हुए अगर अपना इंट्रोडक्शन बनाओगे तो काफी बेहतर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम विश्व बैंक की देखो यहाँ पर परिभाषा कर सकते हैं, जो विश्व बैंक के द्वारा ई गवर्नेंस के बारे में कहा गया है, इसे सीधा सीधा आप याद कर लो और इसे अपने इंट्रोडक्शन के स्तर पर शामिल करने की कोशिश करिएगा। जैसे विश्व बैंक क्या कहता है, ई गवर्नेंस सरकारी एजेंसियों के द्वारा सूचना तकनीक के प्रयोग का सूचक है, जिसमें सरकार, बाजार और नागरिक समाज यानी कि गवर्नमेंट, मार्केट और सिविल सोसाइटी, इसके साथ संबंधों को परिवर्तित करने की क्षमता है। किसके भीतर, ई गवर्नेंस के भीतर। यानी कि ई गवर्नेंस के भीतर यह पोटेंशियल होता है कि वह गवर्नमेंट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी के बीच रिलेशंस को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यह भैया ई गवर्नेंस की ताकत है, और इस ताकत को ही दर्शाते हुए वर्ल्ड बैंक के द्वारा परिभाषा गढ़ी गई है। और यह परिभाषा आपके इंट्रोडक्शन के स्तर पर जब आप लिखोगे तो काफी मजबूत भूमिका आपकी हो जाएगी। एक सिंपल तरीके से जो लिख कर आएगा और जो विश्व बैंक का रेफरेंस देकर के भूमिका लिखेगा, सीधी सी बात है भैया, एक नंबर वो ज्यादा पाएगा। ठीक, अब ई गवर्नेंस का टॉपिक जब पढ़ना है तो एक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, ई गवर्नेंस क्या है समझ लिया, ई गवर्नेंस एक फायदे क्या होते हैं, फिर ई गवर्नेंस से जब इतने फायदे हैं तो क्या सरकार कुछ प्रयास कर रही है, बोलोगे हाँ, वो हम समझेंगे अभी। और यहाँ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमें समझना है कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है। फिर प्रयास होने के बावजूद भी बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने बनी हुई हैं, और वो चुनौतियां क्या हैं यह समझ में आ जाएगा, अभी इजिली समझ में आएगा। इसके बाद जब कंक्लूड करोगे या आगे की राह दोगे, वे फॉरवर्ड लिखोगे, तो वहां क्या है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ में कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए जिसके साथ ही आप कंक्लूड करिएगा। एक एक करके अभी एक एक पॉइंट्स पर समझते हैं कि यह फ्रेमवर्क होता है। पहला फ्रेमवर्क के अंतर्गत था उसकी भूमिका या उसके बारे में जानना, हमने समझ लिया। फिर इसके क्या क्या लाभ होते हैं, तो पहला लाभ देखो, सीधी सी बात है, गवर्नेंस प्रशासन की बात हो रही है और बेहतर प्रशासन की, इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन की बात हो रही है, तो प्रशासनिक सुगमता बढ़ेगी।
एडमिनिस्ट्रेटिव इजीनेस बोलते हैं जिसे, तो यह बढ़ेगा आपका। और इसके अंतर्गत आप पॉइंट्स डाल सकते हो कि प्रशासनिक जटिलता आपकी कम होगी, सेवाओं की गुणवत्ता यानी कि जो सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी और बेहतर होगी, साथ ही साथ जो सार्वजनिक क्रियाकलाप होते हैं वहां मॉनिटरिंग और अच्छे से रखी जा सकेगी, और सेवाओं की लागत भी कम होगी। भैया बिचौलिए खत्म होंगे, अब बिचौलिए खत्म होंगे तो जो लागत आती है सेवाओं की, सर्विसेज की, वो कम हो जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सूचना तकनीक के माध्यम से मॉनिटरिंग और बेहतर हो सकती है। तो ये सारे फायदे हैं प्रशासनिक सुगमता, खाली लिख करके नहीं आना है, इसके आगे बताना है कि सुगमता है तो कैसे है। इसके बाद सेवा सुपुर्दगी, या सेवा सुपुर्दगी का मतलब होता है सर्विस डिलीवरी। जो सर्विस डिलीवर करने का दायित्व दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन को, वह और इफेक्टिव हो जाएगा। और इफेक्टिव कैसे होगा? देखो, सूचनाएं बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी, साथ ही सर्विसेज जो डिलीवरी होगी इसमें पारदर्शिता रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और प्रशासन की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता स्थापित होगी। इसके अलावा व्यापक जनमानस यानी कि एक बड़े एरिया को कवर किया जा सकेगा। जो भी व्यक्ति छूट जाता है आज के समय में, एग्जाम्पल के तौर पर कोई सर्विस यदि डिलीवर करनी होती है तो व्हाट्सएप आज का हर व्यक्ति चलाता है, और व्हाट्सएप क्या है? सूचना तकनीक के माध्यम से यहां सरकार अपनी सर्विसेज को डिलीवर कर सकती है। तो व्यापक जनमानस तक सेवाओं की पहुंच हो सकती है, भले ही उस व्यक्ति तक पहले सरकार फिजिकल रूप से पहुंच नहीं पाती, लेकिन अब ये माध्यम आ गए हैं सूचना तकनीक जैसे, तो बहुत आसानी से पहुंच सकती है। ठीक है, तो सेवा सुपुर्दगी यहां से प्रभावी हुई, इफेक्टिव हुई कि नहीं हुई। फिर तीसरा है सिटीजन के स्तर पर। देखो, सिटीजन को एम्पावर किया जा सकता है, कैसे? डिजिटल अधिकारों की मांग कर सकता है वह, साथ ही साथ प्रभावी निगरानी, जैसे सरकार एडमिनिस्ट्रेशन पर निगरानी बेहतर रख सकती है, वैसे सिटीजन भी आपका प्रशासन पर प्रभावी निगरानी रख सकता है। यहां एग्जाम्पल आप आरटीआई के तौर पर समझ सकते हैं। फिर आप बताओगे कि शिकायतें जो होती हैं इसका प्रभावी निस्तारण यानी कि निपटारा जो हो सकता है बहुत प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, क्योंकि सूचना तकनीक के माध्यम से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई शिकायत की जा रही है नागरिक के द्वारा, अब ट्विटर जैसे माध्यम को यदि प्रयोग किया जाता है ना, टैग कर दिया जाता है, यदि जो शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित व्यक्ति होते हैं, अधिकारी होते हैं, तो उसकी शिकायत का निवारण और तेजी से होता है। और यह कैसे पॉसिबल हो पाया? बोले यह सूचना तकनीक के कारण ही पॉसिबल हो पाया। अगला है आपका आर्थिक विकास हेतु जो अनुकूल परिवेश है, यानी कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, इसके लिए जो फेवरेबल आपका एटमॉस्फेयर दिया जाता है। और उसमें कैसे? उसमें आप समझिए रेड टेपिज्म जैसी जो हमारे यहाँ प्रशासन में एक समस्या मौजूद है, इसे रेड कॉर्पोरेट में बदला जा सकता है। रेड कॉर्पोरेट बदलने का ही सीधा आशय यह है कि जितना बेहतर आपका रेड कॉर्पोरेट स्थापित होगा आपके राज्य में, उतना ही ज्यादा आपके राज्य को निवेश मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल भी हमारे पास वैश्विक निवेश सम्मेलन है, और रेड कारपेट जैसी व्यवस्था स्थापित की जा रही है सरकार के द्वारा, प्रशासन सहयोग कर रहा है, इसीलिए हमें निवेश मिल रहा है। इसके अलावा लाइसेंसिंग व्यवस्था आसान की जाती है। यहाँ एलपीजी के बाद जो आपके रिफॉर्म्स हुए ना, उसके अंतर्गत इसको समझा जा सकता है कि लाइसेंसिंग व्यवस्था को वहां पर भी आसान किया गया। किसी भी संस्थान के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था आसान कर दोगे, और वहां डिजिटल माध्यम का प्रयोग, यानी कि अब आप क्या है, सरकार के पास प्रत्यक्ष रूप से ऑफिस ना जाकर के घर बैठे ही आप लाइसेंस जो है प्राप्त कर सकते हो, तो भाई आसान हो गया कि नहीं? और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही आसान हो पाया है। ये सारे देखो इसके लाभ होते हैं। लाभों का आपने जो लिखने का नजरिया क्या रखा? एक तो एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल पर सोचा, सर्विस डिलीवरी जो आपने बताया कि भाई आसान है तो कैसे, उसका रीजंस बता दिए। फिर सिटीजन के एंगल पर सोचा, और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एंगल पर सोच लिया। तो यह कुछ आपके जो कीवर्ड्स थे, जिन कीवर्ड्स के अंतर्गत रहते हुए आपने चीजें पॉइंट्स निकाले, जनरेट किए। फिर आते हैं भाई सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। यहां आपको क्या पता होना चाहिए? यहां आपको यह मालूम होना चाहिए सरकार गवर्नेंस से ई गवर्नेंस पर यदि जोर दे रही है तो क्या कुछ सरकार के प्रयास हैं, ये डेटा होता है। और इस डेटा को आपको तैयार करना है। यहाँ भाई पेपर 5 में आप तैयार कर रहे हो, ध्यान रखना। तो यहाँ जो डेटा होगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से रिलेटेड ही डेटा आपको तैयार करना है, यानी कि जो प्रयास होंगे ई गवर्नमेंट के वो सारे यूपी रिलेटेड होने चाहिए। जब आप पेपर 4 में, ठीक है, या आप पेपर 2 में, पेपर 4 में या पेपर 2 में इसे यूज करेंगे तो वहां यूपी स्पेसिफिक डेटा को नहीं तैयार करेंगे, वहां आप नेशनल डेटा को यूज करेंगे। जैसे डिजिटल क्रांति, वहां डिजिटल भारत बता सकते हो, ई क्रांति बता सकते हो, बहुत सारे सरकार के, माई गवर्नमेंट है जैसे प्रयास है भारत सरकार का, ये सारे प्रयास आपको वहां कंटेंट के रूप में इस्तेमाल करने हैं। यहां जो इस्तेमाल करने हैं, यहां उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस से संबंधित जो जो प्रयास किए जा रहे हैं वह शामिल करिए। जो यहाँ बता दिया गया है यह पर्याप्त या परफेक्ट नहीं है, इसमें आप एड ऑन करते रहिए अपनी तरफ से चीजें जो भी मिलती हैं। ठीक, जैसे जैसे देखो राज्य विधानमंडल का डिजिटलीकरण किया गया है सरकार के द्वारा, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और यहाँ नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पहल की गई है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा जिसे आप बोलते हो। तो पहला आप ये एग्जांपल डालिए, फिर आप ई कैबिनेट, ई ऑफिस और ई पेंशन जैसी
पहल, जो सरकार के ये इनिशिएटिव हैं, ई कैबिनेट हो गया, ई ऑफिस हो गया, ई पेंशन हो गया, ये बताइएगा। फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस, जो सिंगल विंडो सिस्टम होता है, इसको प्रभावी बनाया जा रहा है और इसको इफेक्टिव बनाने के लिए सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, यह होना चाहिए आपके पास डेटा। क्या है यहाँ, ई माइन मित्रा डालिए, ठीक है, ई माइन मित्रा हो गया आपका, दर्पण हो गया, प्रेरणा हो गया, ये सारे प्रमुख प्रयास हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। आप जानते हैं ना, माइन मित्रा जो खनन से संबंधित जो लाइसेंसिंग का कार्य होता है, रजिस्ट्रेशन का कार्य होता है, इसको थोड़ा सा आसान बनाया गया है बिचौलियों को, मीडिएटर्स को खत्म करने के लिए, ऑनलाइन प्रमाण पत्र देने के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए ही ई माइन मित्रा जैसे पहल किए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार का यह काफी सार्थक प्रयास है। फिर सेवा सुपुर्दगी को लेकर के, जैसे ई साथी हो गया आपका, लोकवाणी हो गया, है ना, ये ई साथी जैसे पहल होते हैं। आप कोई जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र, कोई भी यदि सर्टिफिकेट आप चाहते हैं तो ई साथी जैसे पोर्टल अगर सरकार के द्वारा चालू किए जा रहे हैं तो यहाँ बहुत आसानी से आपको घर बैठे सारे सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। पहले आप जाते थे, जब यह मान लीजिए नहीं था, है ना, तो सर्विस डिलीवरी सरकार करती थी, बनवाती थी, जाते थे ऑफिस में, 100-150 रुपए 500 रुपए देते थे, घूस देते थे, है ना, ये सारी चीजें, करप्शन भी था, तो करप्शन पर भी यहाँ क्या कर होगी, लगाम लगेगी और इसके अलावा आपको आसानी से घर बैठे ही सर्विस डिलीवरी हो रही है। क्लियर। फिर जो CSCs हैं, यानी कि कम्युनिटी सर्विस सेंटर जो आपके हैं, सार्वजनिक सेवा केंद्र, इनकी स्थापना की जा रही है। यहां सरकार का उद्देश्य है कि 10,000 की जनसंख्या पर प्रति 2 पंचायत पर, साथ ही 10,000 की जनसंख्या साथ ही साथ प्रति 2 पंचायत पर 1 CSC की स्थापना की जाएगी। यह उत्तर प्रदेश सरकार का टारगेट है। इसके अलावा स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना की जा रही है। भैया डेटा बहुत जरूरी है और डेटा की सेफ्टी बहुत जरूरी है, इसके लिए हर स्टेट में एक स्टेट डेटा सेंटर होना बहुत जरूरी है जो डेटा की देख रेख रख सके, है ना, क्योंकि डेटा प्राइवेसी जैसा एक मुद्दा भी यहां से निकल कर आता है, इसीलिए स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना की जा रही है। यहां नेशनल एक स्कीम है आपकी, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, इसके अंतर्गत ही यह प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यह ई गवर्नेंस के अंतर्गत हमने बताया उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास, और इन प्रयासों को देखिए, इन प्रयासों पर उत्तर प्रदेश सरकार की पीठ भी थपथपाई गई है, तो आपको भी थपथपा देना है। क्या बताना है भाई, यहाँ यूपी जो दर्पण डैशबोर्ड पोर्टल हमने पढ़ा, इसे उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा जो माइन मित्रा और सेवा मित्रा पोर्टल पढ़े, इन्हें भी सम्मानित किया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, मात्र पन्नों पर ही ये सारे प्रयास नहीं है, इन प्रयासों ने बेहतर कार्य किया है, इसीलिए इन प्रयासों को सम्मानित भी किया गया है, यह आपको बता देना है। फिर बताना है तब भी क्या चुनौतियां नहीं है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियां हैं, वैसे यहां भी हमारे पास बहुत सारी चुनौती हैं। अब चुनौती भी देखनी है तो कहां समझना है, ई वाले पॉइंट पर ज्यादा सोचना है कि भैया ई जो इलेक्ट्रॉनिक है ना, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम अगर आप यूज कर रहे हो, यहाँ चाहते हो सूचना प्रौद्योगिकी इंटरनेट चाहते हो, तो भाई यहाँ पर हमारे सामने चुनौती क्या क्या है। पहली देखो चुनौती आपको इंफ्रा के स्तर पर ही समझ में आ जाएगी कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रा है, डिजिटल इंफ्रा है, इसकी बहुत समस्या है। दूसरी डिजिटल विभाजन, अब मान लीजिए हमने इंफ्रा स्टेब्लिश कर दिया, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने स्टेब्लिश कर दिया, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी। अब दूसरी समस्या निकल कर आएगी डिजिटल डिविडेंड की, डिजिटल विभाजन की। क्या समस्या है, डेटा है कि जो सार्वजनिक इंटरनेट है इसकी पहुंच नहीं है सभी तक, मात्र 30% ऐसा वर्ग है जिसके पास में आपका इंटरनेट उपलब्ध है। बताओ भैया 70% के पास में जब इंटरनेट ही नहीं है तो कैसे सूचना तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्विस डिलीवरी हो पाएगी। इसके साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी भारी मात्रा में विषमता देखने को मिलती है। दूसरी समस्या बताई डिजिटल साक्षरता की। यहां साक्षरता वाले पॉइंट को देखो, डिजिटल साक्षरता की बात हो रही है और डिजिटल साक्षरता की तुलना अगर हम साक्षरता वाले लिटरेसी से करें, कैसे, जब उत्तर प्रदेश में साक्षरता लिटरेसी रेट ही 73% है, तो आप समझ सकते हो कि डिजिटल निरक्षरता का स्तर क्या होगा, है ना। यहां तुलना करते हुए आपको समझा देना है कि डिजिटल साक्षरता कितनी सीमित है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में, एक बड़ी चुनौती है। अगली चुनौती है लोगों के बीच और प्रशासकों के बीच में नई तकनीक को लेकर के बड़ा संकोच रहता है। कैसे भाई, हेजिटेट क्यों करते हैं, वो सोचते हैं कहीं हमने इस तकनीक का प्रयोग किया तो हमारी प्राइवेसी का हनन ना हो जाए, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कहीं 500 रुपए भी सेंड करने होते हैं तो 50 बार यहाँ के गांव के लोग जो डिजिटली रूप से साक्षर नहीं है वह सोचते हैं कि भाई इसका प्रयोग किया जाए कि नहीं किया जाए, ये किसी भी एक तरीके का साइबर क्राइम ना हो, है ना, ऐसा दिमाग में उनके जाता है। ठीक, तो यह क्या है, यहाँ पर संकोच भी रहता है लोगों के बीच में। फिर अगला आता है निजता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा। देखो ये तो बताया ही है, निजता और जो आपका व्यक्तिगत डेटा है इसकी सुरक्षा को लेकर भी लोग चिंतित रहते हैं। इसके साथ साथ बताना है आपको कि साइबर हमले लगातार बढ़ रहे हैं,
मथुरा जैसा जो डिस्ट्रिक्ट है ये साइबर हब के रूप में विकसित हो रहा है, तो यह भी एक बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश सरकार के सामने। इसके साथ साथ जो आपके इनोवेशन है और नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, जैसे ई गवर्नेंस में आपके पास नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सारे इनोवेशन होते हैं। अब इसके साथ समायोजन मतलब एकोमोडेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो एकोमोडेट कर पाना मुश्किल कैसे होता है, देखो भाई कोई अगर नई टेक्नोलॉजी आई, अब भैया जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं आपके गवर्नेंस में बैठे हुए हैं, वो कोई नई टेक्नोलॉजी एक बार आती है बड़ी मुश्किल से तो उसको सीख पाते हैं। अब तुम एक इनोवेशन करते हुए नया फिर कोई एक प्लान लेकर चले आए, तो अब उसको सीखने में बड़ी समस्या होती है। जब डिलीवरी का ऊपर का स्तर ही आप समझिएगा नहीं समझ पा रहा है तकनीक को, तो नीचे भैया वो सर्विसेज कैसे आगे पहुंचा पाएगा नागरिकों तक, और नागरिकों में साक्षरता कैसे होगी जब प्रशासनिक स्तर पर ही व्यक्ति साक्षर नहीं है, वही अकोमोडेट कर नहीं पा रहा है। समझ गया कि नहीं समस्या क्या है। अब बात करते हैं भाई, ये समस्याएं हैं, इनका समाधान भी खोजना है, तो आगे की राह में आपको भाई डिजिटली रूप से साक्षर करने के प्रयास बताने हैं, ठीक। तो आगे की राह में आपको इसी आधार पर सोचना है। इसके अलावा आप जब कंक्लूड करोगे तो आपके पास क्या कीवर्ड होने चाहिए, देखो यहाँ कंक्लूड के स्तर पर आप गवर्नेंस के आधार पर बता सकते हो कि स्मार्ट गवर्नेंस पर सरकार को फोकस करना चाहिए। कहां फोकस करना चाहिए, स्मार्ट गवर्नेंस पर। ये कीवर्ड है, लिख लेना। स्मार्ट का में एस का मतलब क्या है, सिंपल, एम का मतलब क्या है आपका मोरल, और ए का मतलब क्या है भाई अकाउंटेबल, आर का मतलब आपका है रिस्पॉन्सिव, ठीक, और टी का मतलब है आपका ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंसी, ठीक। अब समझिए सिंपल का मतलब क्या है भाई, जो भी गवर्नेंस के अंतर्गत मानक निर्धारित किए जाए, नियम कानून बनाए जाए, बहुत ही आसान रखे जाएं ताकि नागरिक जो है आसानी से समझ सके। मोरल भाई नैतिक रहने की आवश्यकता है, और अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह, भैया जो भी काम कदम उठाए जाए प्रशासन के द्वारा उसमें जवाबदेही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमने यह काम कर दिया है, हमने यह नीति लागू की और इसमें कोई हमारी जवाबदेहिता नहीं बनती है, तो फिर जवाबदेही नहीं बनेगी तो आप उसका अनुपालन अच्छे से नहीं करोगे। अब रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर समय सीमा के भीतर, एक प्रॉपर टाइम लिमिट में कोई भी अगर शिकायत आती है आपके पास में या कोई कार्य करना है तो एक टाइम लिमिट का एक मतलब एक पीरियड होना चाहिए, इसके भीतर ही आपको रिस्पॉन्स करना है, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करो। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट, यहाँ आरटीआई जैसे आप रेफरेंस दे सकते हो, इनका प्रयोग करते हुए आप क्या कर सकते हो, स्मार्ट गवर्नेंस स्थापित कर सकते हो। जब कंक्लूड करना है तो एक होता है ना कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ में, तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ में कुछ कीवर्ड होते हैं जिनको आपको अपनी भाषा में लिखना होता है। इसके अलावा या फिर आप क्या लिख सकते हो, या फिर आप भाई सेकंड एआरसी का दूसरा जो आपका प्रशासनिक सुधार आयोग है इसको रेफरेंस दो आप। इसके साथ में आपको बताना है कि भाई सेकंड एआरसी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको लागू करते हुए जो उपरोक्त चुनौतियां हैं इनमें समाधान खोजा जा सकता है। और बेसिकली इसने जो आपकी बताई थी अंतरक्रियाएं बताई थी, एक तो बताया इसने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दूसरा बताया गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है, तीसरा इसने बताया गवर्नमेंट टू ट्रेड, और आखिरी इसने बताया गवर्नमेंट टू सिटीजन। ये देखो चार हो गए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट टू सिटीजन हो गया, गवर्नमेंट टू आपका ट्रेड हो गया, साथ ही गवर्नमेंट टू आपको ऑफिसर हो गया, है ना, जो कर्मचारी होते हैं। तो यह जो आपका सेकंड एआरसी है, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग है, यह बोलता है कि जो ऊपर सर्विस डिलीवरी के ऊपर बैठा हुआ है, जिसका दायित्व है जो सेवाओं की सुपुर्दगी करना, उसमें गवर्नमेंट का देखो जो आसपास की सरकारें हैं उनके साथ में क्या संबंध स्थापित होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, फिर गवर्नमेंट का सिटीजन के प्रति क्या रहना चाहिए, और गवर्नमेंट का ट्रेड यानी कि जो अनुकूल परिवेश की बात की गई थी इसके साथ में बताया। और चौथा बताया गया गवर्नमेंट का कर्मचारियों के बीच, यानी कि जो कर्मचारियों की नियुक्ति होती है प्रशासनिक सेवाएं देने का, जिनका दायित्व होता है, इनके साथ में सेकंड एआरसी में कहां-कहां सुधार करने की आवश्यकता है, सभी आपको सुझाया गया है। यह रिकमेंडेशंस आपको कोट कर देना है, और कोट करते हुए यह पता चल जाएगा भाई एग्जामिनर को कि चलो भाई आइडिया है। और जब भी प्रशासनिक सुधारों पर लिखने को आता है ना, ई गवर्नेंस पर लिखने को आए, गवर्नेंस पर लिखने को आए, तो सेकंड एआरसी हो गया, स्मार्ट गवर्नेंस हो गया, इनका तो प्रयोग करना ही करना है। ये कीवर्ड होते हैं और ये कीवर्ड आप अपने कॉपी में कहीं नोट करके लिख लेना, और आपके आंसर में ये दिखने चाहिए, दिखेंगे, अंडरलाइन होंगे, स्वाभाविक सी बात है एग्जामिनर अच्छा इंप्रेस होगा और बढ़िया नंबर देगा। दूसरा टॉपिक अब चलते हैं, ई गवर्नेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फीडबैक में आप क्या है ना कमेंट कर दिया करो, कमेंट करने से चीजें बताया करो कि भाई समझ में आ रहा है, और चीजें कचरा मटेरियल आपके पास तो नहीं जा रहा है। इन देखो ये जो मटेरियल रहता है ना, एक पन्ने में मैं कोशिश करता हूं कि जो एक पन्ने में अपने पास मटेरियल है ना उसको हम अपने आंसर में, यानी कि जब हम मेंस आंसर राइटिंग करें यहाँ पर जो प्रश्न लिखें, जो प्रश्न दिया जाए उसका उत्तर लिखें, तो यहाँ अपने आंसर में वो शामिल हो जाए। और वो चीजें अगर आपने शामिल कर ली एक बढ़िया रिप्रेजेंटेशन के साथ में, कुछ ग्राफ्स वगैरह बनाते हुए, फिगर्स जहां बन पाए वो बनाते हुए, और एक अच्छी राइटिंग में, फिर देखें नंबर कैसे नहीं आते भैया, नंबर जरूर आते हैं, है ना। और हालांकि ऐसा भी मत सोचना कि आपने बहुत अच्छा लिखा फिर भी नंबर, कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मानक पर कॉपियां नहीं चेक होती हैं, नहीं पता चल पाता है, तो नंबर गड़बड़ भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली नंबर अच्छे ही मिलेंगे आपको। दूसरा टॉपिक क्या था हमारे पास, करप्शन, भ्रष्टाचार। सभी इससे परिचित होंगे और जीवन में कभी ना कभी भ्रष्टाचार का शिकार जरूर हुए होंगे। तो भ्रष्टाचार पर आज चलो लिखते हैं
यदि इस टॉपिक पर लिखने को आएगा तो पहले बताइए भाई, भ्रष्टाचार पर यदि लिखना है तो एक दिमाग में होता है ना कि पहले फ्रेमिंग होनी चाहिए कि इस टॉपिक पर समझ कैसे विकसित करनी है। पहले भ्रष्टाचार क्या है इसके बारे में एक बैकग्राउंड में हमें भूमिका के स्तर पर चीजें बता देनी होंगी जब भी इंट्रोडक्शन शुरू करना होगा। फिर भ्रष्टाचार अगर है तो उसका कारण क्या है यह समझना होगा, और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और फिर कंक्लूड कर सकते हैं, हम बेहतर कंक्लूजन दे सकते हैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ में। यही तो है भ्रष्टाचार टॉपिक जब पढ़ोगे आप, है ना, इससे बाहर तो कुछ जाने की जरूरत है नहीं। अब आ जाते हैं एक एक करके शुरू करते हैं भाई भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब क्या है? भ्रष्ट प्लस आचार, भ्रष्ट प्लस आचार इससे मिलकर बना हुआ है, यानी कि भ्रष्ट आचरण करने वाले व्यक्ति या भ्रष्ट आचरण यदि कहीं पर आपको दिखाई देता है तो वही भ्रष्टाचार है। कोई एक मानक इसकी परिभाषा दी नहीं गई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने जो बताया है, बतलाया है भ्रष्टाचार के बारे में, यह हम कोड करते हुए अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं। समझना ध्यान से। बहुत सारे संस्थान हैं जो आपके भ्रष्टाचार पर, जैसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हो गया, ठीक है, कानून हो गया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो गया, ये सारे कानून हैं, ये किसी एक न्यूनतम शब्दों में परिभाषा को गढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भ्रष्टाचार को एक सीमित शब्दों में कहने का प्रयास जो किया गया है वह देख लो यहाँ पर, कि भ्रष्टाचार बोलते हैं कि एक गंभीर अपराध होता है जो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को कमजोर करता है। यानी कि अगर किसी राष्ट्र में आपका भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है तो उसको आप आकलित कर सकते हो, समझ सकते हो वहां के सामाजिक सोशल डेवलपमेंट को देख करके और वहां के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देख करके। ये बहुत ही वीक आपको दिखाई देगा, है ना। कोई भी एक एग्जांपल ऐसा कंट्री देख लो जहां भ्रष्टाचार बहुत अधिक हो तो उसका आपको सोशल डेवलपमेंट नहीं दिखाई देगा, ना उसकी सोसाइटी का विकास हो पाएगा, ना उसका इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगा। जैसे जैसे भ्रष्टाचार कम होगा वह इकोनॉमिकली भी ग्रोथ करेगा, है ना, बढ़िया जीडीपी उसकी ग्रोथ दिखाई देगी, और इसके अलावा आपको सोशली भी वो लोग काफी प्रोग्रेसिव नजर आएंगे वहां के, है ना। जितने आप जैसे एग्जांपल ले लो, डेनमार्क, नॉर्वे, इन देशों को देखो, स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं इनको। अब इन देशों में आपका सामाजिक और इकोनॉमिक दोनों रूपों में यह काफी डेवलप्ड नजर आते हैं। इसका कारण क्या है? कारण है वहां भ्रष्टाचार का ना होना, है ना। कभी भी देखना करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में यह शीर्ष स्थान पर नजर आते हैं, रीजन यही रहता है इसका। ठीक, समझ गए? तो यह बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। अब कार्मिक मंत्रालय के द्वारा यह बताया गया, भैया हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। यह कुछ चिंताएं जाहिर करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है और बता देना है भाई यह भ्रष्टाचार का आखिर कारण क्यों है, क्यों हमारे यहाँ भ्रष्टाचार इतना ज्यादा दिखाई देता है। तो पहला कारण है आपका राजनीतिक हस्तक्षेप। और एक बात, कभी भी जैसे कारण वगैरह लिखने हो, रीजंस बताने हुआ करें किसी भी टॉपिक पर, तो यहाँ एक पेस्टल अप्रोच चलता है ना। पेस्टल अप्रोच पर आप पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो। जैसे पी है आपका पॉलिटिकल, ई है इकोनॉमिकल, सोशल, है ना, टेक्नोलॉजिकल, और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, ये सारे और भी बना सकते हो आप। तो यह पेस्टल अप्रोच होता है। इस पेस्टल अप्रोच पर आपके पॉइंट्स जनरेट होते हैं, और पॉइंट्स आपके जो जनरेट करने हैं वो टॉपिक से रिलेटेड ही जनरेट करने हैं। जैसे पॉलिटिकल वाले एंगल पर आपको बताना है कि भ्रष्टाचार बढ़ने का एक कारण है राजनीतिक हस्तक्षेप। पॉलिटिकल आपने बताया राजनीतिक हस्तक्षेप का बढ़ना, और राजनीतिक हस्तक्षेप जितना ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ेगा उतना ही राजनेता और जो नौकरशाह, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है और जो आपका राजनेता है, इनके बीच गठजोड़ बनेगा। अब गठजोड़ बनेगा तो ये भैया नौकरशाह राजनेता को फायदा उठाएंगे, देंगे, और राजनेता नौकरशाह को फायदे में रखेंगे, है ना। बढ़िया प्रमोशन, बढ़िया जगह पोस्टिंग, यही चलता है। और ये गठजोड़ के चलते ही आपको करप्शन दिखाई देता है। इसके अलावा दूसरा है आपका गोपनीयता और गैर जवाबदेहिता, यानी कि जो आपकी गोपनीयता की कल्चर संस्कृति दिखाई देती है, इसके साथ साथ आपका नॉन अकाउंटेबल, यानी कि अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है जो आपके प्रशासक वर्ग के बीच में, यह भी एक बड़ा कारण है। इस संदर्भ में जो औपनिवेशिक कालों से विशेषाधिकार बना चला आ रहा है, एक कॉलोनियल जो माइंडसेट है, यानी कि जो एलीट माइंडसेट के साथ में अभी भी आपके जो नौकरशाह दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को सिविल सेवक ना समझ करके वो क्या समझते हैं? अधिकारी समझते हैं भाई। और यह एक कॉलोनियल जो माइंडसेट बना हुआ है। पहले भी भाई क्या करते थे, अधिकारी के रूप में ही उनकी नियुक्ति होती थी, जनता से कभी प्रत्यक्ष देखो संबंध, उन्होंने संवाद तो स्थापित नहीं किया। और वही माइंडसेट के साथ में अभी भी कुछ अधिकारी आपको दिखाई देंगे, और इस कारण से भैया आपका भ्रष्टाचार भी दिखाई देगा। तीसरा बताया औपनिवेशिक मान्यता। औपनिवेशिक मान्यता क्या थी? संसाधन जो आपके रिसोर्सेस हैं आपके राष्ट्र में या आपके राज्य में, इन रिसोर्सेस पर अधिकार किसका होना चाहिए? कुछ सीमित वर्गों का। यह था आपका कॉलोनियल माइंडसेट, और यही आपका औपनिवेशिक मान्यता अभी भी दिखाई देती है। इसी की एक समस्या के रूप में, एक तो रिसोर्सेस देखो सभी तक उपलब्ध नहीं है, सार्वजनिक संसाधनों पर मनमाना नियंत्रण रहता है, और इसी का एक कारण है धन का सकेंद्रीकरण। यानी कि जो धन का सकेंद्रीकरण है, धन जो है, इनकम है, वो कुछ सीमित वर्गों तक ही देखो दिखाई देगी आपको।
यहाँ डेटा भी है, कुछ 1% टॉप 1% आपका नेशनल इनकम में 50% के आसपास जो टॉप 1% का व्यक्ति है, रिच पर्सन है, वह नेशनल इनकम में लगभग 50% की हिस्सेदारी रखता है। ऐसे डेटा के साथ में आप अपनी कही हुई बात को ऑथेंटिक भी कर सकते हो। ठीक, फिर है डिटरेंस। डिटरेंस क्या होता है? भय यानी कि प्रभावी नहीं होता है। कहने का मतलब है जो कानून वगैरह बनाए गए हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मान लीजिए जो बना हुआ है, अब बोले हम भ्रष्टाचार करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी भ्रष्टाचार करता है और उस पर यदि कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, समय सीमा के भीतर उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे, तो उसके अंदर कोई डिटरेंस नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, फिर भ्रष्टाचार करेगा। पता है कुछ दिन कार्रवाई चलेगी और फिर छोड़ दिया जाएगा, है ना, कुछ दिन के लिए टेम्परेरी सस्पेंड किए जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे। तो ऐसा कोई भय रहता ही नहीं है कि बड़ी कार्रवाई की जाए, जेल हो जाए। तो जब तक डर नहीं होगा तब तक लोग भ्रष्टाचार करना छोड़ेंगे नहीं। तो यह भी एक बड़ा कारण है। अगला है प्रशासनिक जटिलता और लाल फीताशाही। देखो लाल फीताशाही हम बहुत बार समझ चुके हैं इस टर्म को, और प्रशासनिक जटिलता भी एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि प्रशासनिक जटिलता क्या है? नागरिकों को प्रशासनिक जटिलता की समझ नहीं होती है, प्रशासन इसका फायदा उठाता है। अब अगला है नैतिक मूल्यों की कमी। इसी संदर्भ में आपको जीएस पेपर 4 में एथिक्स पढ़ाया जाता है यहीं से। इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत सारी एथिकल चीजें, एथिकल वैल्यूज डेवलप की जाती हैं, लेकिन फिर भी नैतिक मूल्यों की कमी ही दिखाई देती है। उसका कारण है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है। कभी आज तक आपने, बहुत रेयर एग्जांपल्स को छोड़ दिया जाए, कितने अधिकारी आपने प्रशासनिक देखे हैं जो केवल अपनी सैलरी पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं? बहुत ही सीमित, मुट्ठी भर लोग दिखाई देंगे। तो क्या है उसका भैया? अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी बनते ही हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएंगे। और इसके साथ साथ एक कारण और भी है कि ज्यादा लाभ कमाने वाला, ज्यादा लाइमलाइट में रहने वाला जो अधिकारी होता है, उसको सामाजिक स्वीकार्यता भी ज्यादा दी गई है, यानी कि सोशली जो है उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है और उसको खूब सम्मान दिया जाता है। जो बेचारा केवल 90,000 1 लाख पे कमाई कर रहा है, केवल प्रशासनिक जो उसके दायित्व है उनका निर्वहन कर रहा है, समाज में लोग भी उसको नीची नजरों से देखते हैं कि अरे ये क्या यार कमा रहा है ना। तो इस तरीके का जब आपको समझिए सामाजिक स्वीकारता आप दे दोगे, तो भैया कौन अधिकारी नहीं करप्शन करेगा? तो बेसिकली यहाँ जिम्मेदार आपको कौन नजर आ रहा है? प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ नागरिक भी जिम्मेदार बराबर नजर आ रहा है। ठीक, नागरिक भी इतना जागरूक नहीं रहता है और नागरिक भी चीजें समझ नहीं पाता है कि भाई ये अधिकारी नहीं सेवक है। ठीक है, फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या पहल की जा रही है इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार की वन एंड ओनली पॉलिसी है, ध्यान रखना, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, यानी कि बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा अगर आप करप्ट होगे या करप्शन करोगे। इस संदर्भ में जो गोपनीयता की संस्कृति है उसे पारदर्शिता की संस्कृति में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। यह आपको फोकस में रखना है, केंद्र में रखना है। क्या फोकस में रखना है कि सरकार का प्रमुख फोकस क्या है भाई? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, ये हमें अपने आंसर में शामिल करना है। तो पहला बताना है जो एंटी करप्शन पोर्टल है। एंटी करप्शन पोर्टल के आधार पर यदि आपके उत्तर प्रदेश राज्य का कोई नागरिक है, उसको लगता है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी बहुत करप्ट है, तो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ वह इस पोर्टल पर जाए और जाकर के सीधा शिकायत दर्ज करते। अब उसकी जांच होगी, अगर अधिकारी करप्ट पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो यही है सीधा सीधा एंटी करप्शन पोर्टल। फिर आते हैं भ्रष्टाचार विरोधी संगठन। जैसे हमने पीछे देखा, जो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए बढ़िया एंटी करप्शन पोर्टल का गठन किया गया है, या यह जो आपका इनिशिएटिव है स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा कुछ नॉन गजेटेड अधिकारी होते हैं, यदि नॉन गजेटेड अधिकारी भी करप्ट गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी संगठन का गठन किया गया है। ठीक है, फिर एंटी भू माफिया पोर्टल। देखो जो आपके बड़े बड़े भू माफिया हैं जिन्होंने बड़े स्तर पर अवैध कब्जा कर रखा है, अभी तक इनके खिलाफ सरकार के द्वारा सुनवाई नहीं की जाती थी, लेकिन अब सरकार ने अवैध कब्जा करने वाले जितने बड़े बड़े भू माफिया थे जिनको सरकार ने संरक्षण दे रखा था, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की है। यहाँ एग्जाम्पल आप अतीक अहमद का दे सकते हो, है ना, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक बता दिया गया कि अतीक अहमद का एग्जाम्पल देते हुए बता सकते हो कि जिन्होंने अवैध कब्जा किया था इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी, और दर्ज करने के लिए सरकार ने पोर्टल बनाया हुआ है एंटी भू माफिया पोर्टल। इसको आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देना है। फिर भाई उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम है। लोकायुक्त आप जानते हैं जो सरकार है या जो अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, इनके विरुद्ध यदि कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है ना, और यही मंत्री नौकरशाहों के खिलाफ भ्रष्टाचार की वैधानिक कार्रवाई करता है। ठीक है, और यह आपका वैधानिक अधिकार उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 प्रदान करता है। फिर भ्रष्टाचार निवारण थानों की स्थापना की गई है, यानी कि भ्रष्टाचार जो करप्शन सेंट्रिक हैं ये थाने स्थापित किए जाएंगे, यहाँ करप्शन से जुड़े हुए मामले ही देखे जाएंगे। और यह उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है जितने मंडल हैं हमारे 18 मंडल हैं, सभी मंडलों में व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी स्थापित की जाए। उत्तर प्रदेश शासनादेश है
कि भैया जैसे नेशनल लेवल पर सीबीआई है जो भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी है, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों पर कार्रवाई करती है, ठीक है, तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी सीबीआई की तर्ज पर ही भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी का गठन होना चाहिए। इसके अलावा कुछ वित्तीय जांच इकाइयां होनी चाहिए, जो आप जानते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो यूनिट्स हैं, इनकी भी स्थापना करने की बात कर रही है सरकार, क्योंकि जो वित्तीय भ्रष्टाचार होता है, जो आर्थिक घोटाले होते हैं, इन पर भी कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। इन पर एक कड़ी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और कड़ी मॉनिटरिंग के साथ में इन पर एक कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो इसीलिए वित्तीय जांच इकाइयों की स्थापना बहुत जरूरी है करना। अब जैसे भ्रष्टाचार के कारण समझ लिए और भ्रष्टाचार पर सरकार क्या प्रयास कर रही है और प्रयासों पर ही आगे कंक्लूड करना है, एक पॉजिटिव आपको अप्रोच दिखाते हुए सरकार का, और आपको कंक्लूड कर देना है। जैसे उत्तर प्रदेश आपका अब उत्तम प्रदेश बनने की श्रेणी में है। ये भैया कीवर्ड होते हैं, लिख लिया करो। उत्तम प्रदेश जैसे आपका कीवर्ड हो गया, या ये सारे प्रयास ही सरकार का जो लक्ष्य है 1 ट्रिलियन है ना, $1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी, जो आपका अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को, ये तभी तो पूरा हो पाएगा जब सरकार क्या करेगी, भ्रष्टाचार मुक्त रखेगी उत्तर प्रदेश राज्य को, है ना। ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, आपको कंक्लूड करने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। या एसडीजी को लेकर के, है ना, कोई कंक्लूड करना है आपको भ्रष्टाचार के साथ में, तो ये कुछ आपके कंक्लूजन होते हैं, आपके दिमाग में तुरंत आने चाहिए भाई, और उनको अंडरलाइन कर देना है। तो बढ़िया इंट्रोडक्शन हो गया, वर्ल्ड बैंक का रेफरेंस देते हुए अगर मान लीजिए इंट्रोडक्शन दिया, यूएन का रेफरेंस देते हुए इंट्रोडक्शन दिया, और बढ़िया कंक्लूजन यहाँ हो गया एक बढ़िया कीवर्ड के साथ में, तो ये आपको नंबर एक्स्ट्रा दिलाएंगे। अन्य से आपको एक बढ़िया नंबर आपको मिल जाएंगे अगर इस तरीके का इंट्रो और कंक्लूजन के स्तर पर आपने एग्जामिनर को इंप्रेस कर लिया, ठीक है भाई। और फिर डिमांड आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि इंट्रो और कंक्लूजन ही बनाते रहे बढ़िया, और जो डिमांड थी प्रश्न की मेन बॉडी में डालना भूल ही गए, कुछ भी अनाप शनाप लिखा है, तो ना इंट्रो पड़ेगा तुम्हारा ना कंक्लूजन पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे सिविल सेवा में व्यापक भ्रष्टाचार का प्रभाव भी सोचने का देखो 3 तरीका है, किस पर प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा भ्रष्टाचार का नागरिकों पर, दूसरा राज्य पर पड़ेगा, तीसरा और लेवल पर जाओगे ऊपर तो राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नागरिकों पर सीधी सी बात है, जो लोक कल्याणकारी सर्विसेज योजनाएं होती हैं, जो आपकी उनका लाभ नहीं मिल पाएगा भैया, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, है ना। जब प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा तो काहे का लोक कल्याणकारी योजनाओं को से लाभान्वित करेगा नागरिकों को। फिर जो संसाधन है इन पर भी आपका एलिट वर्ग का नियंत्रण रहेगा, और जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वहां भी रिश्वत देनी पड़ेगी। यहाँ एक डेटा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कि 3/4 लोग ऐसे हैं, 74% के आसपास लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जिन्होंने अपने जीवन में एक ना एक बार रिश्वत जरूर दी है, ठीक है भाई। तो ये देखो डेटा आप बता सकते हो कि ये समस्याएं आने वाली हैं, नागरिकों पर यह नकारात्मक प्रभाव पड़ता है भ्रष्टाचार का। फिर प्रशासन पर और न्याय व्यवस्था पर, दोनों पर विश्वास कमजोर होता है। बोलता रहता है ना नागरिक कि भैया हमें सिस्टम पर भरोसा है ही नहीं, सिस्टम का मतलब ही क्या है, करप्शन, ठीक। राज्यों पर क्या है भाई, आपसी संघर्ष बढ़ेगा, अपराध और राज्य व समाज के बीच में अविश्वास भी पैदा होगा। और आगे बढ़ेंगे राष्ट्र के स्तर पर सोचेंगे तो आर्थिक विकास पर जाइए, आर्थिक विकास बाधित होगा तो समाजी विकास भी कमजोर पड़ेगा। समावेशी जानते हो ना, सभी वर्गों को शामिल करते हुए जब विकास या जो आर्थिक गतिविधियां हैं की जाती हैं, या डेवलपमेंट के कार्य आगे किए जाते हैं, वो भी सभी वर्ग जब शामिल हो जाएं तो वही आपका समावेशी विकास कहलाता है। इसके साथ साथ राष्ट्र की जो वैश्विक स्तर पर जो छवि बनी हुई है ना, वो धूमिल होगी, और बाहर से भी हमें निवेश मिलता है, जैसे एफडीआई है, एफपीआई है, यह भी कम मिलेगा। तो यह भी समझ सकते हो आप, एफडीआई उत्तर प्रदेश राज्य को भी प्राप्त होता है और वैसे ही भारत राष्ट्र को भी प्राप्त होता है। तो राष्ट्र के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा समझ लिया हमने। तो अब दोनों टॉपिक आप बताओ अच्छे से समझ में आए कि नहीं आए। ई गवर्नेंस पहला और दूसरा भ्रष्टाचार। तो एक विजन आपका डेवलप हो गया होगा। अब इस विजन पर जो प्रश्न आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, उसका आंसर बहुत आसानी से आप लिख लोगे, और लिखना उन्हीं मानकों पर कोशिश करना, भले 2 से 3 बार पढ़ने के बाद लिखना पड़े, तभी लिखना है ना, सीधे पेन उठाकर लिखने के बाद लिखना। डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव यही रखा जाता है कि इस टॉपिक पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए कि क्या क्या आपके पॉइंट्स शामिल करने चाहिए और कैसे एक भूमिका और कंक्लूजन को बेहतर बनाया जाए। ठीक, चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, और पसंद आया करे तो शेयर किया करो। इसके साथ साथ जो अभी हम लोगों ने एक वीडियो डाला हुआ है आईपीएस रजनीश पटेल के साथ में, उसको भी देखना, और वहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको, वो भी बहुत हल्के फुल्के अंदाज में। ठीक है, चलिए फिर वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।